जासूसी, धोखा और देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में चलते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एली कोहन की, एक ऐसे जासूस की जिसने अकेले ही इतिहास का रुख मोड़ दिया। आज हम इसी सवाल की परतों को खोलेंगे। ये कहानी सिर्फ किसी जासूसी के दांव पेच की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने देश का भविष्य तो लिख दिया, लेकिन इस सफर में अपनी पहचान, अपना परिवार और अपनी जिंदगी सब कुछ दांव पर लगा दिया। कहानी की शुरुआत होती है अंत से। सोचिए, दमिश्क के एक सर्द सुबह कमेल अमीन थाबेत नाम का एक अमीर व्यापारी अपने हैंडलर्स को सीरिया के सबसे गोपनीय राज भेज रहा था। ये उसका रोज का काम था। लेकिन उस दिन दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, सीरियाई सैनिक अंदर घुसे और दुनिया के सबसे साहसी जासूसी अभियानों में से एक का अंत हो गया। तो आखिर कामेल अमीन थाबेत था कौन, जिसकी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया? और उससे भी बड़ा सवाल, इस नकाब के पीछे असली चेहरा किसका था? चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं उस साधारण इंसान की कहानी जो इतिहास का सबसे असाधारण जासूस बना। ये कहानी शुरू होती है मिस्र में जन्मे एलियाहू बिन शौल कोहिन से। वो कोई आम बच्चा नहीं था। उसकी याददाश्त कमाल की थी, मानो दिमाग में एक कैमरा लगा हो। बालकनी से गुजरती हर गाड़ी का नंबर उसे मुंह ज़बानी याद हो जाता था। और ज़ुबान का जादू, 5 भाषाएं और अरबी के अलग अलग लहजे वो ऐसे बोलता था कि कोई पकड़ ही नहीं सकता था कि वो कहाँ का है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उन्हें 2 बार रिजेक्ट कर दिया। कहा कि उनमें फील्ड एजेंट वाली बात नहीं है। निराश होकर कोहेन एक क्लर्क बन गए। लेकिन जब दुश्मन सिल पर मंडराने लगे तो मोसाद को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस हीरे को उन्होंने ठुकरा दिया था, अब वही उनकी सबसे बड़ी जरूरत बन चुका था। अब एली कोहेन को एक नई पहचान देनी थी, एक ऐसी पहचान जो इतनी पक्की हो कि उस पर कोई शक न कर सके। और यहीं से जन्म हुआ कामिल अमीन थाबित का। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये तो अपनी रूह को बदलने जैसा था। एक तरफ था एली कोहेन, एक शांत, परिवार से प्यार करने वाला इंसान, और दूसरी तरफ था कामिल अमीन थाबित, एक अमीर, पार्टियों की जान और कट्टर देशभक्त सीरियाई जो सालों बाद अपनी मातृभूमि लौट रहा था। ये कोई किरदार नहीं था, एक जीता जागता इंसान खड़ा गया था। इस नई पहचान को असली साबित करने के लिए कोहेन को अर्जेंटीना भेजा गया। वहां कामेल बनकर उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया, बड़ी बड़ी पार्टियां दी और सीरिया के बड़े बड़े लोगों से दोस्ती गांठी। वो इजराइल के खिलाफ इतना जहर उगलते कि हर कोई उन्हें सच्चा सीरियाई देशभक्त मानने लगा। और इसी भीड़ में उन्हें वो इंसान मिला जो अनजाने में ही उसे सीरिया की सत्ता के केंद्र तक पहुंचाने वाला था, जनरल अमीन अल हाफिज। अर्जेंटीना में जमीन तैयार हो चुकी थी। अब असली खेल शुरू होने वाला था। कामिल अमीन थाबेत के रूप में एली कोहेन दुश्मन के गढ़ सीरिया में कदम रखने के लिए पूरी तैयार थे। दमिश्क पहुंचते ही उनका घर शहर का सबसे मशहूर अड्डा बन गया। यहां सीरिया के बड़े बड़े सैन्य अधिकारी और मंत्री महफिलें जमाते, महंगी शराब के जाम टकराते और नशे में जबान से देश के राज फिसलने लगते। जो शराब से नहीं मानते, उनके लिए मोसाद की महिला एजेंटों का जाल था, और इन पार्टियों से निकली हर एक जानकारी रेडियो तरंगों के जरिए सीधे इजराइल पहुंच जाती थी। कोहेन सिर्फ गपशप नहीं भेज रहे थे, वो इजराइल के लिए जीत का सामान भेज रहे थे। सोवियत से मिले नए हथियार हों, इराक के साथ गुप्त समझौते हों, या फिर सबसे बड़ी चीज, गोलान हाइट्स पर सीरियाई सुरक्षा का पूरा नक्शा। ये जानकारी इतनी कीमती थी कि उसने आने वाले युद्ध का नतीजा पहले ही लिख दिया था। और उनकी सबसे बड़ी चाल देखिए, एक बार गोलान हाइट्स के दौरे पर उन्होंने एक कमांडर से बड़ी मासूमियत से कहा, बेचारे सैनिक इतनी धूप में खड़े रहते हैं, क्यों ना इनके बंकरों के पास कुछ पेड़ लगा दिए जाएं ताकि उन्हें थोड़ी छांव मिल सके। सुनने में कितना अच्छा और मानवीय सुझाव था, है ना? सीरियाई सेना को यह आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने हर बंकर के पास यूकलिप्टस के पेड़ लगा दिए। उन्हें क्या पता था कि वो अपने सैनिकों के लिए छांव नहीं, बल्कि उनकी कब्र खोद रहे थे। कुछ साल बाद यही पेड़ इजरायली लड़ाकू विमानों के लिए टारगेट मार्कर बने, जिन्होंने एक एक बंकर को चुन चुनकर तबाह कर दिया। कोहेन अपनी सफलता के शिखर पर थे। उनकी पहुंच राष्ट्रपति भवन तक हो गई थी। लोग तो यहां तक कहने लगे थे कि वो सीरिया के अगले उप रक्षा मंत्री बन सकते हैं। लेकिन जब कोई इतना ऊंचा उड़ता है तो गिरने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। और अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका था। हुआ ये कि सीरिया
इजराइल की जीवन रेखा जॉर्डन नदी का पानी मोड़ने की गुप्त योजना बना रहा था। कोहेन ने यह खबर इजराइल तक पहुंचाई और जवाब में इजरायली लड़ाकू विमानों ने ऐसा सटीक हमला किया कि पूरी परियोजना ही तबाह हो गई। हमला इतना सटीक था कि सीरियाई सरकार का शक यकीन में बदल गया। उनके बीच कोई बहुत बड़ा गद्दार मौजूद है। अब उस जासूस की तलाश शुरू हुई। सीरिया ने सोवियत संघ से मदद ली और ऐसे उपकरण मंगवाए जो किसी भी खुफिया रेडियो सिग्नल को पकड़ सकते थे। फिर एक सुबह पूरे दमिश्क शहर में हर तरह के रेडियो प्रसारण पर रोक लगा दी गई। एक पिन ड्रॉप साइलेंस, ताकि सिर्फ एक आवाज सुनी जा सके, जासूस की आवाज। मोसाद ने कोहेन को चेतावनी दी थी कि वो दिन में केवल एक बार संदेश भेजें, लेकिन कामयाबी ने उन्हें शायद थोड़ा बेपरवाह बना दिया था। वो अक्सर दिन में कई बार संदेश भेजते थे और उनकी यही आदत उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उनके लगातार रेडियो ट्रांसमिशन ने सीरियाई इंटेलिजेंस को सीधा उनके दरवाजे तक पहुंचा दिया। गिरफ्तारी के साथ एली कोहेन की जासूसी भरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उनकी किंवदंती की शुरुआत यहीं से हुई। ये उनकी कहानी का अंतिम अध्याय है, जो उनके बलिदान और उनकी विरासत पर है। जेल में उन पर बेतहा जुल्म ढाए गए। उन्होंने ये तो मान लिया कि वो इजरायली जासूस हैं, लेकिन अपनी एजेंसी का एक भी राज जुबान पर नहीं लाए। सबसे ज्यादा सदमा तो उनके दोस्त राष्ट्रपति अमीन अल हाफिज को लगा। जिस इंसान को वो सीरिया का भविष्य मान रहे थे, वो दुश्मन निकला। धोखे के इस दर्द ने हाफिज को इतना अंधा कर दिया कि उन्होंने खुद कोहेन के लिए मौत की सजा की जोरदार वकालत की। फांसी से ठीक पहले उन्हें अपनी पत्नी नादिया को एक आखिरी खत लिखने की इजाजत मिली। उस खत में जासूसी की कोई बात नहीं थी, सिर्फ एक पति का एक पिता का दर्द था। उन्होंने लिखा, मेरी प्यारी नादिया, मेरे जाने के बाद रोना मत, आगे बढ़ना और हमारे बच्चों के लिए एक नया पिता ढूंढ लेना। ये शब्द किसी भी खुफिया कोड से ज्यादा गहरे थे। 18 मई 1965 को दमिश्क के मर्जे स्क्वायर पर हजारों लोगों के सामने एली कोहेन को फांसी पर लटका दिया गया। इस खौफनाक मंजर को टीवी पर लाइव दिखाया गया, पूरी दुनिया को एक संदेश देने के लिए। लेकिन उनकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। सीरिया ने उनका शव कभी नहीं लौटाया, एक जख्म जो आज भी इजराइल के लिए हरा है। लेकिन एली कोहेन का बलिदान बेकार नहीं गया। ठीक 2 साल बाद जब 1967 का 6 दिवसीय युद्ध छिड़ा, तो इजराइल के पास एक ब्रह्मास्त्र था, कोहेन की दी हुई जानकारी। गोलान हाइट्स के जिन बंकरों पर पेड़ लगे थे, वे एक एक कर तबाह कर दिए गए। कोहेन ने अपनी जान देकर हजारों इजरायली सैनिकों की जान बचा ली थी। तो एली कोहेन की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। कोई ऐसा इंसान जो अपने देश के लिए अपनी पहचान, अपना परिवार और अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दे, वो आखिर में क्या बन जाता है? एक नायक, एक शहीद, या फिर 2 दुनियाओं के बीच फंसा एक साया? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि उनके जैसे लोगों के बलिदान में ही छुपा है।